अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4। हम बुक फॉलो कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय कोटलर। तो चैप्टर नंबर 4 का जो टाइटल है वो है मैनेजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन टू गेन कस्टमर इनसाइट, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन कि जिसमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन दी हो, कस्टमर की नीड, उसकी वांट, डिमांड, उसके एटीट्यूड, उसकी परफॉर्मेंस, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन हो उसको कहते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। और हमारा टॉपिक है मैनेजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, यानी वो इंफॉर्मेशन जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन है उसको मैनेज कैसे करना है, उस मार्केट इंफॉर्मेशन को जो मैनेज करना है वो आज हमने पढ़ना है। तो इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी मार्केट इंफॉर्मेशन, वही जो मैं बता चुका हूँ, कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन, कस्टमर के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन को गेन करना। अब मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS के नाम से जाना जाता है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले नंबर पे असेसिंग इंफॉर्मेशन नीड्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन ये डिफाइन करेगी कि उसकी नीड क्या है कस्टमर के हवाले से, यानी कस्टमर के हवाले से उसने कौन सी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। आया कस्टमर के एटीट्यूड के बारे में उसने इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, कस्टमर के बाइंग बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, कस्टमर के परचेज इंटेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, कस्टमर की इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, या ये मालूम करना है कि कितने मेरे टारगेट मार्केट में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, ठीक है ना, या उसे ये मालूम करना है कि इनकम रेंज कितनी है, मेरे कितने कस्टमर कितने इनकम रेंज में फॉल करते हैं, 1 लाख से कम जो इनकम वाले हैं उसमें कितने फॉल करते हैं, 1 से 2 लाख के दरमियान जो मेरे कस्टमर हैं वो कितनी तादाद में कितने हैं, या कौन कौन से हैं। डिफरेंट इंफॉर्मेशन की नीड्स हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन की। पहले नंबर पे वो ये डिफाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन या मार्केटर कि उसकी इंफॉर्मेशन नीड क्या है, उसने क्या हासिल करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन गेन करनी है। दूसरे स्टेप पे डेवलपिंग नीडेड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे वो सोर्स डिफाइन करेगा। पहले नंबर पे नीड को डिफाइन कर लिया, अब वो सोर्स देखेगा कि इस इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए, पहले स्टेप पे जो मैं डिफाइन कर चुका हूँ, अब वो इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ कहाँ से, ठीक है ना। अब उसके 3 सोर्सेज हो सकते हैं। पहला सोर्स हो सकता है इंटरनल डेटाबेस, यानी कंपनी के अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम में, कंप्यूटर्स में, किसी सॉफ्ट फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में, किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन अगर पड़ी है अवेलेबल, जो उसे चाहिए, पहले स्टेप पे क्लियर कर चुका होता है, वो जो उसे चाहिए वो उसे इंटरनल डेटाबेस यानी उसकी कंपनी के अंदर वो इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो वहाँ से वो ले लेगा। दूसरे नंबर पे दूसरा सोर्स ये हो सकता है कि मार्केटिंग इंटेलिजेंस, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल है कस्टमर के बारे में, वहाँ से भी वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। सोर्स बता रहा हूँ ना मैं आपको कि वो जो इंफॉर्मेशन उसे चाहिए उसके 3 सोर्स हो सकते हैं, इंटरनल डेटाबेस, दूसरा है मार्केटिंग इंटेलिजेंस, यानी पब्लिकली अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है, आप वहाँ जाएँ और इन्फॉर्मेशन ले लें जो आपको चाहिए। तीसरे नंबर का जो सोर्स है वो मार्केटिंग रिसर्च है। ये एक सिस्टमेटिक तरीका है डाटा को कलेक्ट करने का। जो हमारे इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है वो इसी के ऊपर है, मार्केटिंग रिसर्च, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब दूसरा जो हमारा स्टेप है इसका मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का, वो ये हो गया कि जो नीडेड इंफॉर्मेशन पहले स्टेप में हम क्लियर कर चुके हैं, अब उसके सोर्सेज हो गए कि इंटरनल है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस है, या मार्केटिंग रिसर्च है। तो यहाँ से इन 3 सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ सकती है। हो सकता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इंटरनल डाटा बेस सिर्फ यूज़ करेंगे। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, या कुछ आपके पास अवेलेबल है, कुछ पब्लिकली अवेलेबल है, तो कुछ जो आपके पास है वो वहाँ से ले लेंगे, जो आपके पास स्टोर पड़ी है, और जो पब्लिकली अवेलेबल है वहाँ से ले लेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपके पास अवेलेबल है, कुछ मार्केट में अवेलेबल है, कुछ अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसके बारे में आप रिसर्च करेंगे, मार्केट रिसर्च हो जाएगा। तो तीनों सोर्स यूज़ कर रहे होंगे। ये डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन किस नेचर की है और वह कहाँ फॉल कर रही है, किस सोर्स में फॉल कर रही है,
ठीक है। तो हमारा ये दूसरा स्टेप जो है वो क्लियर हो गया मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के। दूसरे स्टेप में ये हम पता लगा रहे होते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो किस सोर्स से आएगी, ठीक है ना। अब जब इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई इन सोर्सेस से, तीन में से किसी एक से या दो से या तीनों से, जिससे भी आ गई आपके पास, अब तीसरे स्टेप पे उसको एनालाइज करेंगे। तीसरा स्टेप है एनालाइजिंग एंड यूजिंग इन्फॉर्मेशन, यानी वो जो डाटा आपने लिया है, वो इन्फॉर्मेशन आपने ली है कस्टमर के बारे में, उसका एनालिसिस करेंगे और फिर से यूज़ करेंगे जिस मकसद के लिए आप इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते थे। तो ये हो गया हमारा 3 स्टेप्स, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के 3 स्टेप्स। ये आपने याद करने हैं, बहुत है, मैं ये आपको तरतीब से याद होने चाहिए। और दूसरे स्टेप में फिर 3 चीज़ें आ रही हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए 3 डिफरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं। इसे मैंने समझा दिया, अब आपका काम है इसे अच्छे तरीके से याद करें। अब आगे चलते हैं। ये इंटरनल डेटाबेस, ये मैंने आपको बता दिया, विद इन कंपनी नेटवर्क, ये इंटरनल डेटाबेस। यहाँ कंपेटिटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस, यानी कलेक्टिंग पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर, कंपेटिटर एंड डेवलपमेंट इन मार्केट इन्वायरमेंट, यानी जो पब्लिकली अवेलेबल है, ये पॉइंट था, मैंने आपको यहाँ बता दिया पहले। और मार्केटिंग रिसर्च, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। अ सिस्टमैटिक डिज़ाइन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डाटा रेलिवेंट टू अ स्पेसिफिक मार्केटिंग सिचुएशन फेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी मार्केटिंग रिसर्च जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, डाटा को कलेक्ट करने का, फिर उसे एनालाइज करने का, फिर उसकी रिपोर्ट करने का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो इसी मार्केटिंग रिसर्च जो है ना प्रोसेस को अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च जो प्रोसेस है इसमें 4 स्टेप्स हैं। अच्छा, तो इसका जो पहला स्टेप है ना मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस का, वो ये है डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफाइन करती है कि वो जो रिसर्च करने लगी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मकसद की खातिर रिसर्च करने लगी है, उसका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरे नंबर पे डेवलपिंग रिसर्च प्लान फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, दूसरे नंबर पे वो रिसर्च प्लान बनाती है कि ये जो इंफॉर्मेशन है इसको कलेक्ट कैसे किया जाएगा, उसका एक प्लान तैयार किया जाता है। तीसरे स्टेप पे वही प्लान जो सेकंड स्टेप पे बनाया जाता है उसको तीसरे स्टेप पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट द रिसर्च प्लान फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, यानी डाटा को कलेक्ट कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, जो प्लान आप स्टेप 2 में बना चुके होंगे उसे थर्ड स्टेप में आके इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद जो चौथा स्टेप है वो ये है कि इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग। थर्ड स्टेप पे जो डाटा कलेक्ट किया फिर उसे एनालाइज किया, अब चौथे स्टेप पे उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है और इसके अलावा फाइंडिंग्स जो रिजल्ट्स निकले हैं उन्हें रिपोर्ट करना है। तो ये 4 स्टेप्स हैं मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के, ठीक है ना। और मार्केटिंग, याद रहे कि मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक पार्ट है। ये भी एमसीक्यू बन सकता है। जो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस है, ये देखें मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस कहाँ फॉल कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है ना। मार्केटिंग रिसर्च ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक पार्ट है, एक अहम पार्ट है। अच्छा, अब पहला जो स्टेप है, पहले स्टेप में मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करती है कि उसका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है। अब वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव 3 में से कोई एक हो सकते हैं, ठीक है ना। अब कौन कौन सा, पहला हो सकता है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, दूसरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और इसके अलावा कैजुअल रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, गैदर इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प डिफाइन प्रॉब्लम एंड सजेस्ट हाइपोथेसिस, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी रिसर्च करना कि जो प्रॉब्लम को डिफाइन करे, ठीक है ना। तो उस रिसर्च को कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये होती है कि रिसर्च टू बेटर डिस्क्राइब मार्केट प्रॉब्लम। दोनों में फर्क है, यहां पे प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है ना। सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जाता है, मार्केट को डिस्क्राइब किया जा रहा है, सच एज मार्केट पोटेंशियल फॉर अ प्रोडक्ट, यानी ये डिस्क्राइब किया जाए कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में पोटेंशियल कितनी है, या
कस्टमर के डेमोग्राफिक्स क्या हैं, ठीक है ना, जिसमें उसके एरिया के बारे में मालूमात हासिल करना, उसके इनकम के बारे में मालूमात हासिल करना, उसके जेंडर के बारे में मालूमात हासिल करना, और उसके बाइंग बिहेवियर के बारे में मालूमात हासिल करना, उसके एटीट्यूड के बारे में मालूमात हासिल करना कि उसका एटीट्यूड क्या है। तो ये होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसमें प्रॉब्लम, सिचुएशन, इवेंट को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। लेकिन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए जिससे प्रॉब्लम डिफाइन हो, यानी उस प्रॉब्लम का नहीं पता, ठीक है ना, तो उस प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना। और इसके अलावा जो कैजुअल रिसर्च होती है, इसको तो हर कोई जानता है। मिसाल के तौर पे वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन देखना, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है ना, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, कितने डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आया, सॉरी मैं उलट बता गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट देखते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा जो है ना कैजुअल रिसर्च में आता है, और अक्सर लोग यही ज़्यादा पाकिस्तान में यही की जाती है, कैजुअल रिसर्च, ठीक है ना। और ये एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव ये बहुत कम करते हैं। तो ये रिसर्च के जो है ना ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में ये आपने देख लिया। दूसरे नंबर पे आपका था कि रिसर्च प्लान बनाना है, रिसर्च प्लान। अब वो रिसर्च प्लान किस लिए, कि डाटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कैसे किया जाएगा, ठीक है ना, तो वो प्लान। अब थर्ड नंबर पे होगा कि उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है ना, यही जो प्लान सेकंड स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि डाटा कलेक्ट हो। अब यहाँ पे डाटा के बारे में देख लेते हैं कि डाटा क्या होता है और कितनी टाइप्स का होता है। डाटा की दो टाइप्स होती हैं बेसिकली, एक प्राइमरी डाटा होता है और एक सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा ऐसा जो फ्रेश डाटा होता है जिसे अभी कलेक्ट करना है, और सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यानी आप मार्केट में या पब्लिकली वो अवेलेबल है, कहीं भी अवेलेबल है, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो इसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी डाटा जो खुद मेहनत करके खुद कलेक्ट किया जाए, ठीक है ना, फ्रेश डाटा होता है, वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। अब सेकेंडरी डाटा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेकेंडरी डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, करंट होना चाहिए, आउटडेटेड ना हो, इम्पार्शियल, यानी जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिवली कलेक्टेड हो और रिपोर्टेड होना चाहिए। तो ये चार तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए सेकेंडरी डाटा में, एक्यूरेट, रेलिवेंट, करंट, इम्पार्शियल। तो ये इनमें से भी कोई एमसीक्यूज बन सकता है। अब हम देखते हैं कि ये तो हमें पता चल गया, सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी अवेलेबल होगा, उठा लेंगे, उनमें ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। लेकिन जो प्राइमरी डाटा है ये फ्रेश डाटा होती है, तो इस डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाए, उनकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, तो वो देखते हैं। तीन तरह की होती हैं रिसर्च अप्रोचेस, तीन तरह की हैं, यानी जो डाटा आपने प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना है उसके तीन तरीके होंगे, या ऑब्जर्वेशन के थ्रू करें, या सर्वे करें, या एक्सपेरिमेंट करें। ऑब्जर्वेशन, सर्वे या एक्सपेरिमेंट। अब एक एक करके देखते हैं ये क्या है। ये एथनोग्राफिक रिसर्च अभी बताता हूँ, पहले ऑब्जर्वेशन बता लो। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च ये होगा कि ऑब्जर्विंग पीपल, एक्शन और सिचुएशन, यानी कस्टमर को या उसके एक्शन को या किसी सिचुएशन को ऑब्जर्व करना, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च कहलाएगा। अब जो एथनोग्राफिक रिसर्च होती है ना, वो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की एक फॉर्म होती है। क्या लिखते हैं वो, अ फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च that involves sending trained observer to watch and interact with consumer in their natural environment, यानी कस्टमर के पास ट्रेंड ऑब्जर्वर भेजना ताकि वो कस्टमर के नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी वो आम रूटीन लाइफ गुजारें, उस रूटीन लाइफ में उनके बिहेवियर को देखें, उनके एटीट्यूड को देखें, ठीक है ना, उसको कहते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च में दो बातें याद रखनी है, एक तो ये होती ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की फॉर्म है, लेकिन इसमें ट्रेंड ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं ताकि वो कस्टमर को, या ज़रूरी नहीं है, तो हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं ना, इसके अलावा एथनोग्राफिक रिसर्च को मार्केटिंग से हट के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस चीज़ के बारे में आपने इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, ट्रेंड ऑब्जर्वर जाए और नेचुरल इन्वायरमेंट में वो इंफॉर्मेशन हासिल करें, नेचुरल इन्वायरमेंट में उस सिचुएशन को, उस इवेंट को ऑब्जर्व करें, तो उसको कहते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च।
अच्छा, ये तो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की फॉर्म हो गई। दूसरी जो टेक्निक है वो है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च में आस्किंग क्वेश्चन अबाउट देयर नॉलेज, एटीट्यूड, परफॉर्मेंस एंड बाइंग बिहेवियर ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर से उसके नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना, क्वेश्चन पूछना, ठीक है ना, उसके एटीट्यूड के बारे में क्वेश्चन पूछना, या ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ लिया जाता आपका एटीट्यूड क्या है, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बने हुए हैं कि उन क्वेश्चन को फिल करवाया जाता है, ठीक है ना, और फिर उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसका एटीट्यूड क्या होगा, और इसके अलावा उसकी परफॉर्मेंस के बारे में सवाल करना, उसके बाइंग बिहेवियर। अब फिर वही बात कि डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता कि आपका बाइंग बिहेवियर क्या, आपके प्रेफरेंस क्या है या एटीट्यूड, मतलब कुछ ऐसे सवाल होते हैं आपने अक्सर आम लाइफ में देखे होंगे। अब वो कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो जब उन्हें फिल करता है, क्वेश्चन को फिल करता है, तो आप उससे खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस, इसकी प्रेफरेंसेस क्या है, इसका बाइंग बिहेवियर क्या है, इसका परचेज इंटेंशन क्या है, इसका एटीट्यूड क्या है, इसका जो है ना मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आप उसके बारे में ले सकते हैं। डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ रहे होते, इनडायरेक्ट आप पूछ रहे होते हैं। तो अब सर्वे रिसर्च ये है कि आप कस्टमर से क्वेश्चंस पूछेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे, सवाल नहीं पूछ रहे उसे, यानी वो अपना काम कर रहा है रूटीन का। जैसे किसी बॉस ने जो है ना नज़र रखी हुई है अपने सबऑर्डिनेट पे, उसके काम को ऑब्जर्व कर रहा है, पूछ नहीं रहा कि आपने क्या काम किया, कितना कर लिया आपने, इतना करना था उतना नहीं किया, नहीं ये नहीं कर, ऑब्जर्व कर रहा है, उस पर निगाह रखी हुई है कि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना, कैसा बिहेव क्या कर रहा है। तो ये होती है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। और सर्वे में आप क्वेश्चन पूछते हैं, उसी जिससे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी से आप सवाल पूछते हैं। तो ये फ़र्क है दोनों में, ऑब्जर्वेशनल में और सर्वे में। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये होती है कि एक्सपेरिमेंट में मीन, जैसे साइंस में वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते, जैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिला रहे हैं और फिर कोई और एलिमेंट बन रहा है तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह सोशल साइंसेज में भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। मिसाल इसकी ये है कि एक दो आप ग्रुप्स बना लें, एक ग्रुप पे ट्रीटमेंट करें जो भी आप करना चाहते हैं, और ट्रीटमेंट से पहले उसका जो उसका बिहेवियर है या इंटेंशन है, कुछ भी है नोट करना चाहते हैं, आप वो पहले नोट कर लें। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट जब कर लें, फिर उसके बाद उसका जो है ना रिस्पॉन्स लें। और दूसरा एक ऐसा ग्रुप हो कि जिसपे कोई ट्रीटमेंट ना हो, ठीक है ना, तो दोनों के रिजल्ट्स फिर आपस में मैच करें। तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मीन आप जिससे इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं उसको एक सिचुएशन से गुजार रहे हैं, ठीक है ना, जो सिचुएशन आपने खुद क्रिएट की, ऐसे सिचुएशन से उसे गुजार रहे हैं और फिर उनके रिजल्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो आपने इन तीनों के जो है ना फर्क को याद रखना है कि ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कुछ भी इंटरप्ट नहीं करेंगे, उससे अपनी मतलब जो भी वो एक्शन कर रहा है उसे करने दें, जो भी वो सिचुएशन है उस सिचुएशन को एज इट इज होने दें, ठीक है ना, सिर्फ आप ऑब्जर्व करें। सर्वे में उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यानी उसे एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आप उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सेलेक्टिंग, अब इसको मैं पढ़ता हूँ, सेलेक्टिंग मैच्ड ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट गिविंग देम डिफरेंट ट्रीटमेंट, ठीक है ना, कंट्रोलिंग रिलेटेड फैक्टर एंड चेकिंग फॉर द डिफरेंस इन द ग्रुप रिस्पॉन्स। तो ये मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब ये हमने देखा कि जब हमने ये देखा ना कि डाटा की दो टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने की फिर हमने टेक्निक्स देखी, ऑब्जर्वेशनल, सर्वे और एक्सपेरिमेंटल, तीन टेक्निक्स हमारे सामने आई। और जो सेकेंडरी डाटा है वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, उसकी सिर्फ आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है कि कौन कौन सी होनी चाहिए। अच्छा, अब जो है ना यहाँ पे जो अगला टॉपिक है ना वो है सैम्पलिंग। हालांकि तरतीब में ना सैम्पलिंग पहले आनी चाहिए, अभी मैं आपको समझाता हूँ सैम्पलिंग क्या है। सैम्पलिंग ये है कि पॉपुलेशन जो होती है ना, पॉपुलेशन जो अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन जो है ना आपका टारगेट मार्केट है, आपने डाटा कलेक्ट करना। अब पूरे पाकिस्तान के लोगों से तो डाटा कलेक्ट नहीं हो सकता ना, इम्पॉसिबल है, फिर तो रिसर्च नहीं होगी, फिर साल ही साल लग जाएंगे, सिर्फ वो डाटा ही कलेक्ट होता रह जाएगा, ठीक है ना। तो जब तक आप सारा डाटा कलेक्ट करेंगे, वो जिनसे पहले शुरू किया था आपने डाटा कलेक्ट करना, उनका बाइंग बिहेवियर चेंज हो गया होगा, तब तक इतने साल जो गुजर जाएंगे। तो ये नामुमकिन है कि सारी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है ना। तो हम उस पॉपुलेशन से एक सैंपल निकालते हैं और फिर उस सैंपल पे एनालिसिस करते हैं, उस सैंपल से डाटा को कलेक्ट करते हैं।
उस सैंपल से डाटा को कलेक्ट करके उस एनालाइज करके और फिर ये एज्यूम करते हैं कि यही जो हमने रिजल्ट निकाले हैं ये पूरी पॉपुलेशन के भी यही नताइज ही होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करना इम्पॉसिबल है। अब जो सैम्पलिंग होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसमें ये हर मेंबर, पॉपुलेशन के हर मेंबर के आने के इक्वल चांस होते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, इक्वल चांसेस नहीं होते, हर पॉपुलेशन के हर मेंबर के सैंपल में आने के इक्वल चांसेस नहीं होते। अब जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसकी तीन टाइप्स होती हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर एरिया सैम्पलिंग। पहले हम और एक एक करके इसे पढ़ते हैं, अभी पहले इनके नाम देख लें। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी तीन टाइप्स, कन्वीनियंस सैम्पलिंग या कन्वीनियंट सैम्पलिंग भी होती है, जजमेंटल सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। अब जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है ना, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज नोन एंड इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। हर पॉपुलेशन के हर मेंबर का सैंपल में आने का नोन और इक्वल चांस है, नोन और इक्वल चांस है। जैसे यहाँ मिसाल दी जाती है, वो जैसे छक्का आप डालें ना तो क्या आएगा उसमें से, या एक आएगा या दो या तीन या चार या पाँच या छः, सबके आने के इक्वल चांस हैं और नोन भी है। ये नहीं है कि 7 आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये एग्जांपल दी जाती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। जो आप पॉपुलेशन में से सैंपल ले रहे हैं उसके हर मेंबर का सैंपल में आने का इक्वल चांस है और नोन चांस है, तो इसे कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब जो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है वो क्या होती है, जब टोटल पॉपुलेशन को आप ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स सच एज एज ग्रुप एंड रैंडम सैंपल आर ड्रॉन फ्रॉम ईच ग्रुप। यानी टोटल पॉपुलेशन है, उससे आपने ग्रुप्स में डिवाइड किया एज वाइज, मतलब 20 से 30 साल के ये हो गए, एक ग्रुप हो गया, 30 से 40 साल की उम्र वाले एक ग्रुप हो गया, 40 से 50 और फिर 60 से, मतलब 4-5 आपने ग्रुप बना लिए, ठीक है ना। और ये ग्रुप्स के जो मेंबर हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, ये ग्रुप्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। यानी एक जो आपका मेंबर है एक ग्रुप में, वो फिर किसी दूसरे ग्रुप में ना हो, ठीक है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ये मतलब है। अब ये जब ग्रुप बना लिए तो हर ग्रुप से फिर आप ले रहे हैं एक लोगों को ले रहे हैं और एक सैंपल तैयार कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं स्ट्रैटिफाइड जो है ना रैंडम सैम्पलिंग। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो है ना, नहीं बल्कि पाकिस्तान की मिसाल वो इसमें आगे आके देता हूँ, क्लस्टर एरिया। यहाँ तो मैंने आपको एज की मिसाल दे दी ना, एज पे आप डिवाइड करें, जो भी आपकी टारगेट मार्केट है, ठीक है ना, 4-5 ग्रुप्स बना लें और हर ग्रुप से जो है ना आप मेंबर ले लें, रैंडम सैम्पलिंग करें, ठीक है ना। फिर उस हर ग्रुप से रैंडम सैम्पलिंग, यानी ये पहले वाली टेक्निक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, पहले ग्रुप्स बनाए, फिर ग्रुप्स में से हर ग्रुप का जो मेंबर है उसके सैंपल में आने के इक्वल चांस है, फिर वहाँ से आप जो है ना एक सैंपल बनाए हर ग्रुप से, तो उसको कहते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब जो है ना आगे है क्लस्टर एरिया सैम्पलिंग, यानी यहाँ भी डिवाइड की जाती है पॉपुलेशन को, वहाँ भी पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स के अंदर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यहाँ भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है, यहाँ पे आप एरिया वाइज डिवाइड करते हैं ग्रुप्स को, ठीक है ना। और फिर किसी एक जो है ना एरिया से या एक क्लस्टर से या किसी एक ग्रुप से आप डाटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ मिसाल आपको देता हूँ जो अभी मैं पहले बताने लगा था, वो ये कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान को आप सूबों में डिवाइड कर दें, फिर एक सूबा आपने टारगेट किया मिसाल के तौर पे, तो एक सूबे से आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, तो ये होगा क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। या आप यूनिवर्सिटी की मिसाल लें, यूनिवर्सिटी को आपने, यूनिवर्सिटी आपकी पॉपुलेशन है, यूनिवर्सिटी को डिवाइड कर दिया आपने डिपार्टमेंट से, फिर किसी एक डिपार्टमेंट से जो है ना आपने ले लिया, तो इस तरह आप जो है ना ये क्लस्टर एरिया सैम्पलिंग जो है ना ग्रुप्स में डिवाइड करके फिर किसी एक ग्रुप से ले लेते हैं। स्ट्रैटिफाइड में ये क्या है कि ग्रुप्स में डिवाइड करके हर ग्रुप से कुछ ना कुछ लेते हैं डाटा। अच्छा, ये तो थे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी जिसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये कि हर जो भी ग्रुप मेंबर है उसके सैंपल में आने के इक्वल चांस है, जिसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगी, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होगी और क्लस्टर एरिया सैम्पलिंग होगी। अब जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसकी टाइप्स देख लेते हैं। Convenience sampling, select easiest population member from which to obtain data, यानी जो आपकी पॉपुलेशन का कोई भी मेंबर सामने आ गया ना, आप उससे डाटा कलेक्ट कर लें जिस तक इजीली आप पहुंच सकते हो।
ठीक है ना, जिस तक इजीली आप पहुंच सकते हैं उससे डाटा कलेक्ट कर लें, ठीक है ना, इसे कहते हैं कन्वीनियंट, और ये नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है। और इसके एक और होता है जजमेंटल सैम्पलिंग। रिसर्चर यूजेज हिज हर जजमेंट टू सेलेक्ट पॉपुलेशन मेंबर, यानी रिसर्चर क्या कर रहा है, सैंपल बना रहा है ना, सैंपल में अब पॉपुलेशन में से उसकी मर्जी, अपनी मर्जी की बिना पे वो बंदे रख रहा है सैंपल में कि मैं इन से डाटा कलेक्ट करूंगा। अगर वो अपनी मर्जी कर रहा है, मर्जी से कर रहा है, उसकी अपनी जजमेंट है कि ये होना चाहिए सैंपल में, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो उसे कहते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग। अच्छा, एक होता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग, रिसर्चर फाइंड्स एंड इंटरव्यू अ प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ पीपल, यानी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीपल से वो अगर डाटा कलेक्ट कर रहा है कि यानी इतने लोगों से मैंने डाटा कलेक्ट करना है, तो वो क्या होगा, वो कोटा सैम्पलिंग होगी। जैसे वो कोटा की सीटें भी आती हैं, आपको तो पीपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं, आपको तो इसके बारे में बहुत डिटेल में पता होगा ना। अक्सर आप देखते रहते हैं कि कोटा की सीटें भी होती हैं, जनाब तहसीलदार की सर्विस कोटा पे सीटें आई हो, तो वो एक प्रिस्क्राइब नंबर होती हैं, ठीक है ना, कि ये सिर्फ जो है ना इन्हीं को मिलेंगी, जो गवर्नमेंट के बच्चे हैं या आर्मी के बच्चे हैं, इस तरह, ठीक है। और कोटा सैम्पलिंग रिसर्च में कैसे कि प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ पीपल होते हैं कि इनसे डाटा कलेक्ट करना। तो ये थी सैम्पलिंग टेक्निक। फिर ये अब मैं आपको बताया ना कि ये सैम्पलिंग उस डाटा से पहले आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्यों बता रहा था, वो इस वजह से कि जब हम अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं ना, पॉपुलेशन के बाद फिर सैंपल बनाते हैं, फिर सैंपल जब बना लें फिर उस सैंपल से डाटा कलेक्ट करते हैं। अब वो डाटा कितने टाइप्स का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है ना। प्राइमरी होगा तो उस सैंपल से कैसे कलेक्ट करेंगे, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू और सर्वे के थ्रू, ठीक है ना। तो ये तरतीब भी ठीक है, वो होती तो ज़्यादा बेहतर होती, कोई मसला नहीं। अब जो है ना मैं इसे कंक्लूड कर देता हूँ। सैम्पलिंग आपने देखी, सैम्पलिंग देख ली, डाटा वगैरह देख लिया। अब यहाँ पे आप आए, यहाँ पे दोबारा पहले नंबर पे हमने क्या किया था, और रिसर्च प्रॉब्लम और उसके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया था, ठीक। फिर उसके बाद हमने रिसर्च प्लान बनाया, रिसर्च प्लान के बाद डाटा की कलेक्शन शुरू की। डाटा की कलेक्शन के लिए हमने पॉपुलेशन देखा कि क्या पॉपुलेशन होगी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करनी है, नॉन प्रोबेबिलिटी, किससे डाटा कलेक्ट करना है, कौन सी टेक्निक अपनानी है। जब सैंपल डिफाइन हो गया, फिर उस सैंपल से डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है ना। जब डाटा आपने कलेक्ट किया, फिर कलेक्ट करके उसे एनालाइज किया। अब एनालाइज की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन से जो है ना फार्मूला लगते हैं, या कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं एनालिसिस के लिए, कुछ भी वो सारी डिटेल इधर इस बुक में नहीं दी हुई। जब मैं आपको रिसर्च की बुक पढ़ा रहूँगा तो वहाँ जाके मैं आपको बताऊँगा कि डाटा का एनालिसिस किस किस तरीके से किया जा सकता है, और कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं एनालिसिस के लिए, और किस किस डाटा के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होगी। तो ये रिसर्च की बुक में पढ़ेंगे। तो जब आपने डाटा कलेक्ट किया, उसे एनालाइज किया, फिर उसके बाद अब जो डाटा को एनालाइज करके फिर उसके जो रिजल्ट्स होंगे आप उसे इंटरप्रेट करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। तो ये हमारा जो है ना पूरा प्रोसेस था, मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस, जो 4 स्टेप्स पे था। और मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस किसका पार्ट है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ये था कि इंफॉर्मेशन नीड को असेस करना है कि क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर उसके बाद देखना है कि इंफॉर्मेशन वो कहाँ से हासिल करनी है, आया इंटरनल डेटाबेस से करनी है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस से करनी है, या मार्केटिंग रिसर्च से करनी है। और थर्ड स्टेप पे उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है और फिर उसको यूज़ करना है जिस मकसद के लिए आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते थे। अब इसके बाद इस चैप्टर में 2 और डेफिनेशंस हैं जो इन टॉपिक से ज़रा हट के थी, डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रही थी, लेकिन इनडायरेक्ट उसका कोई ना कोई रिलेशन है। तो अब ये आपके पेपर में आ ना जाए तो इस वजह से मैंने ये डेफिनेशन लिख दी। और जितने भी ये मैंने नोट्स बनाए हैं, मैंने इस चैप्टर की अहम तरीन सारी चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है ना। अगर आप ये तैयार कर लें तो आई होप कि आप चैप्टर नंबर 4 में से अगर कोई सवाल आता है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका वो गलत होगा इतनी डिटेल में पढ़ने के बाद। अब ये देखिए कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये है कि मैनेजिंग डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर एंड केयरफुली मैनेजिंग कस्टमर टच पॉइंट्स टू मैक्सिमाइज कस्टमर लॉयल्टी। यानी कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर्स के बारे में, एक एक कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, ये इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, मार्केट इंफॉर्मेशन। यानी कस्टमर के जो भी आपके इंडिविजुअल कस्टमर उनके बारे में इंफॉर्मेशन मैनेज करना,
इंफॉर्मेशन अपने पास रखना, ठीक है ना, और फिर उनको गाहे बगाए फिर उनसे राब्ते में रहना ताकि कस्टमर की लॉयलिटी बढ़े, कस्टमर आपकी वफादार हो, कस्टमर आपका लाइफ टाइम जो है ना लॉयल हो जाए। तो इस चीज़ को कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इंडिविजुअल्स के बारे में, कस्टमर जो आपके कस्टमर हैं, पोटेंशियल कस्टमर हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, इसी को कहते हैं, और फिर उनके साथ रिलेशन बना के रखना, इसे कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक और है मार्केटिंग एनालिटिक्स। अब ये कहते हैं कि एनालिसिस टूल्स, टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेस यूज टू डिग आउट मीनिंगफुल पैटर्न इन बिग डाटा टू गेन कस्टमर इनसाइट एंड गेज मार्केटिंग परफॉर्मेंस। यानी बहुत ज़्यादा डाटा में से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को, रेलिवेंट पैटर्न को कलेक्ट करना, बहुत ज़्यादा डाटा है मार्केटिंग। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ऐसे टूल्स या टेक्नोलॉजीज या प्रोसेस जिसके थ्रू आप बहुत बड़े डाटा से डिग आउट करते हैं अपनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, इसको कहते हैं मार्केटिंग एनालिटिक्स। बहुत ज़्यादा डाटा, उसमें से आप डिफरेंट टूल्स को, टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, डिफरेंट प्रोसेस को यूज़ करके अपना रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं कस्टमर के बारे में या मार्केट परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं मार्केटिंग एनालिटिक्स। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब अगली मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, उसमें चैप्टर नंबर 5 को पढ़ते हैं।